प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथप खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बहुपद चैप्टर, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, तो इसमें बहुपद के प्रकार को आज हम बताने वाले हैं। इसके पहले हम अगले वीडियो में बहुपद का डिफिनेशन, चर, अचर, चर के प्रकार, अचर के प्रकार को बता चुका हूँ। आज हम बहुपद के प्रकार बताने वाले हैं। यह जो है बहुपद के प्रकार क्लास 10 और 9 दोनों के लिए है। तो चलिए, पहला नंबर बहुपद के प्रकार में पद के आधार पर बहुपद के प्रकार हम पढ़ेंगे। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? तो सबसे पहले नंबर एक में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इंग्लिश में इसको कहते हैं, एक पदी बहुपद को मोनोमियल, मोनोमियल। अब चलिए इसका डेफिनेशन हम बता रहे हैं। वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें, वैसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, केवल एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। चलिए इसका, जैसे 2x², 3x³ 4xy 3x²y, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही पद है, एक ही पद है, इसमें दो पद नहीं है। तो इस ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। चलिए अब हम लेते हैं अगला बहुपद। तो अगला है द्विपदी या द्विपद। द्विपदी या द्विपद, द्विपदी या द्विपद बहुपद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। तो इसका डिफिनेशन क्या है? वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें, वैसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसका जैसे क्या होगा, 2x² + 3x, 3x² + 4x, 4xy + 6y, 2x - 3y, 4x² - 3x²y। तो इसमें आप ज़रा देखिए कि प्लस और माइनस जो है पद को अलग करता है। तो इसमें बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इधर भी एक पद, इधर भी एक पद, इधर एक पद, एक पद, एक पद, एक पद, यानी कि सब में दो दो पद है। प्लस और माइनस जो है पदों को अलग अलग करता है। तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर इस दोनों में माइनस लगा है। तो यहाँ जो है इसमें
हर एक में दो दो पद है, तो ये कौन सा बहुपद है? तो द्विपदी बहुपद है। चलिए अब हम लेते हैं अगला बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी या त्रिपद, त्रिपदी या त्रिपद बहुपद, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। चलिए इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, जिसमें केवल तीन पद हो, तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी इसमें पदों की संख्या तीन होगी, इसमें पदों की संख्या तीन होगी। तो चलिए जैसे इसका क्या है? 2x² प्लस 3x माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 6, 3x³ माइनस 4x² प्लस 6, 4x³ माइनस 4x प्लस 6xy, x³ माइनस x² प्लस x। अब आप यहाँ पर गिनती कीजिए। प्लस माइनस जो है हम पहले बोल चुके हैं, प्लस माइनस जो है पदों को अलग अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस लगा हुआ है, एक पद, दो पद, तीन पद, 1 2 3, 1 2 3, यानी सब में तीन तीन पद है। तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिपद बहुपद। कौन सा बहुपद है? त्रिपद बहुपद है। चलिए हम अगला लेते हैं, चतुर्पदी बहुपद। तो अगला हमारा जो है 4 नंबर है चतुर्पदी बहुपद। चतुर्पदी, तो अब है चतुर्पदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें, वैसे बहुपद जिसमें केवल 4 पद हो, 4 पद हो, उसे चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसका, जैसे इसमें पदों की संख्या 4 होगा। उदाहरण लेते हैं 3x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 4x। यहाँ पर देखिए 4 पद है, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं 3x² माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 6। इसमें भी कितने पद हैं? 4 पद हैं। तो ये कौन सा बहुपद है? चतुर्पदी बहुपद है। 3x² माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ क्यू हो गया प्लस 7। ये भी चतुर्पदी बहुपद है। 1 2 3 4, ये सब जो है चतुर्पदी बहुपद है। चतुर्पदी बहुपद। तो ये था पदों के आधार पर, ये था पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब जो है
हम घातांकों के आधार पर बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग पहले बहुपद के घात को पढ़ेंगे, तभी हम बहुपद के घातांकों के आधार पर बहुपद का प्रकार समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात, तो बहुपद का घात, इसका इंग्लिश क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घात। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुपद के अधिकतम घात को, बहुपद के अधिकतम घात को उस बहुपद के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जब चर एक रहेगा तब, और यदि चर एक से अधिक होगा तो उसके सभी चरों के घात को जोड़ने के बाद जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात होगा। तो ये जो लिखवाए तो एक चर वाले का है, एक चर वाले बहुपद के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर एक चर के बहुपद, ठीक है, एक चर के बहुपद के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। अब यदि एक से अधिक चर रहता है तब उसका क्या है? एक से अधिक चर वाले बहुपद, एक से अधिक चर वाले बहुपद के घात। अब देखिए, एक से अधिक चर वाले बहुपद के घात का क्या डेफिनेशन है? अब है एक से अधिक चर वाले बहुपद का घात, तो चरों के घातों को जोड़ने पर, चरों के घातों को जोड़ने पर आने वाले जोड़ने पर आने वाले अधिकतम घात के मान को उस बहुपद का घात कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके जैसे से हम आपको समझा रहा हूँ, ये बिहार बोर्ड परीक्षा, 9वीं परीक्षा में ये बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, ये दोनों डिफिनेशन को आप नहीं समझेंगे तो आप भूल कर जाएंगे। जैसे देखिए 3x³ + 4x² + 4x + 7, तो यहाँ पर ये ध्यान से देखिए कि एक चर में बहुपद है, केवल चर x लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस डिफिनेशन को हम फॉलो करेंगे कि एक चर के बहुपद के अधिकतम घात को एक चर के बहुपद में कर देते हैं। एक चर के बहुपद में क्या होता है कि अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप पहले घात को लिखिए कि इसका घात क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर घात 3 2 1 0, 3 3 2 1 और क्या है 0। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? तो 3 है। इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? 3 है। तो बहुपद का घात क्या हो गया? बहुपद का घात कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये हमारा है बहुपद का घात। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? 3x² y² z
प्लस 4x² y प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए इसमें से जो है हमें इस बहुपद के घात को लिखना है, तो यहाँ पर अब पदों के घात को आप अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इस पद का घात क्या होगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। सभी चरों के घातों को हम जोड़ते हैं, डिफिनेशन में लिखवाएं। देखिए एक से अधिक चर वाले, इसमें 3 3 चर है, यहाँ पर 3 चर है इस पद में, इसमें पद में 2 चर है, इस पद में 1 चर है। तो एक से अधिक चर वाले बहुपद के घात, चरों के घातों को जोड़ने पर आने वाले अधिकतम घात। तो हम यहाँ चरों के घात को पहले भी जोड़ रहे हैं, तो 2 2 4 1 5। इस पद का घात कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 1, 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 3। इस पद का घात कितना है 1, और इस पद का घात कितना है 0। तब देखिए यहाँ पर आप देखे थे इस पद का घात 3 था, इस पद का घात 2 था, इस पद का घात 1 था और इसका 0 था। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन था 3। यहाँ पर आप पदों के आधार पर देख रहे हैं कि इस पद का घात 3 है, 5 है, इस पद का घात 3 है, इसका 1 है, इसका 0 है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 5 है। तो यानी कि इस बहुपद का घात कितना होगा 3 होगा। बहुपद का घात बराबर 3 नहीं 5 है ना बड़ा, तो ये क्या होगा 5 आंसर होगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। अब देखिए है 2x³ प्लस 4xy प्लस 6x² प्लस 7y3x। अब देखिए इसमें जो है एक इसमें एक चर है, लेकिन इसका घात जो है 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। इसमें देखिए 2 चर है x y और दोनों पर एक एक घात है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 हो जाता है। अब देखिए इसमें जो है इस पद में 2 चर है x और y, लेकिन x पर 2 घात है और y पर 1 घात है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है इसमें भी 2 चर है y और x, यहाँ पर 3 घात है और यहाँ पर 1 घात है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे बड़ा घात कौन है, तो 4 है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात तो सबसे बड़ा कौन है 4 है, तो ये हमारा होगा आंसर। तब आप अच्छी तरह से बहुपद के घात को समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखना है। जिस बहुपद के सभी चरों के घात, सभी चरों के घात, जिस बहुपद के सभी चरों के घात आरोही क्रम या अवरोही, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, तो उस बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। चलिए इसका लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिए
3x² प्लस 4x प्लस 5, इसके घात को लिखिए 2 1 0। ये कौन सा क्रम है? अवरोही। कौन सा क्रम है? अवरोही। तो ये बहुपद जो है मानक रूप में है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। 3x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए इसके घात को, पदों के घात को लिखिए 4 3 2 1 0। 4 3 2 1 0। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ठीक यहाँ पर ठीक लिखा है, अवरोही क्रम है। और ये भी अवरोही है। ये भी किस क्रम में है? अवरोही, घटते क्रम में है। ठीक है, तीसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे x प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x⁴। अब यदि इसके घात को हम लिखते हैं तो पहले कितना घात है? 1, तब कितना घात है? 2, तब कितना घात है? 3, तब अंत में कितना है? 4। ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। तो ये भी मानक रूप में है। यहाँ पर हमने जो डिफिनेशन लिखा कि जिस बहुपद के सभी चरों के घात आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो तो उस बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके सारे घात जो है 2 1 0, ये अवरोही क्रम में है। 4 3 2 1 0, ये अवरोही क्रम में है। और फिर 1 2 3 4 ये आरोही क्रम में है। तो इनके सारे घात जो है आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो इसे कहते हैं मानक रूप। बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे है 3x² माइनस 5/3x जोड़ है 5x4 प्लस है 4x³ अब प्लस है 8। अब यहाँ पर देखिए इसके घात को आप यहाँ पर लिखिए तो कितना हो जाएगा? 2 1 4 3 0। तो ये बहुपद जो है ना, तो बहुपद का घात जो है ना तो आरोही में है ना तो अवरोही में है, तो ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है, यानी ये बहुपद जो है मानक रूप में नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो नंबर एक क्या है? रैखिक बहुपद। नंबर एक क्या है? रैखिक बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो? वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसका घात 1 एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब ये तो था रैखिक बहुपद का डिफिनेशन। अब देखिए इसका हम व्यापक रूप बताने वाले हैं। चलिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी, ax प्लस बी। ए डज नॉट इक्वल 0, ए डज नॉट इक्वल 0, यानी ए का मान 0 नहीं हो सकता। जहाँ ए एवं बी क्या है? वास्तविक संख्या। ए एवं बी कैसा संख्या है?
वास्तविक संख्या है। यानी ए और बी जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए अब हम इसके जैसे को दिखा रहा हूँ। जैसे तो जैसे देखिए क्या होगा, 2x प्लस 3x प्लस 4, 3y माइनस 5, 6y माइनस 6। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या लिखे हैं, वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो। घात किसको कहते हैं? बहुपद घात। तो बहुपद का अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है, इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है, इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है, इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है। यहाँ पर 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है। तो सबसे बड़ा कौन है? 1 है। तो इसलिए जो है ये इस बहुपद का घात 1 हो गया, यानी एक घातीय बहुपद है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी है। यदि इसमें बात किया जाए तो इसमें ए बराबर कितना होगा? 2 और बी बराबर कितना होगा? 3। यानी कि ए की जगह पर 2 है और बी की जगह पर 3 है, और एक्स तो चर है। एक्स क्या है? एक चर है। 2 और 3, ए और बी जो है 2 और 3 है, यानी कि ये 1, 2 और 3 जो वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसके जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा रैखिक बहुपद का डिफिनेशन। अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका डिफिनेशन क्या है? वैसे बहुपद जिसका घात 2, वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी क्वेश्चन में पूछता है, तो हम उसका व्यापक रूप बता रहे हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी इसी रूप पर द्विघात बहुपद बनता है। इसका व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन a डज नॉट इक्वल 0। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ a, b एवं c कैसा संख्या है? तो वास्तविक संख्या। कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। चलिए इसके जैसे को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब इसका हम जैसे आपको लिख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे में देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पर आप देखिए कि व्यापक रूप के आधार पर क्या है? उसका व्यापक रूप क्या लिखे थे? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। उसी के स्थान पर हमने इसको लिखा। तो इसमें देखिए a के जगह पर कौन है? 2। a के जगह पर कौन है? 2। b के जगह पर कौन है? जो x के पीछे होता है वो b होता है, तो x के पीछे क्या है? 3। तो b के जगह पर 3। जो अचर होता है वो c होता है, तो यहाँ पर सॉरी ये गलत लिखा रहा है। b के जगह पर क्या होगा? 3, और c के जगह पर क्या है? 4 है, ठीक है। अब दूसरा हम उदाहरण लेते हैं 3x² प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर भी घात को आपको देखना है, तो इसमें घात कितना है? 2 है, और कितना है? 0 है। तो सबसे बड़ा कौन घात है? 2 है। सबसे बड़ा कौन सा घात है? 2 है। तो ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें देखिए x² के पीछे जो होता है उसी को a कहते हैं। तो x² के पीछे क्या है? 3 है, तो यानी a बराबर कितना है? 3।
जो अचर होता है जिसमें कोई चर लगा हुआ नहीं होता है उसे अचर कहते हैं, और उसे हम लोग सी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए सी है, सी के पीछे कोई जो है चर नहीं है तो यानी ये अचर है। तो इस प्रकार से ये हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या होगा? मान लिया जाए कोई 4x² भी लिखता है तो ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है, भले पदों की संख्या 1 है लेकिन इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। अब कहिएगा कि इसका और पद कहाँ चला गया, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 4x² + 0 × x + 0 × 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये व्यापक रूप पर है कि नहीं। a के जगह पर 4 हो जाएगा x², b के जगह पर 0x है, और c के जगह पर क्या है? 0 है। c के जगह पर क्या है? 0 है। तो 0 × 5 लिखेंगे तभी नहीं 0 होगा, यहाँ पर 5 लिख देंगे तो ये तो रह जाएगा, इसलिए 0 × 5 लिखेंगे। 0 × 5 बराबर क्या? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे हो जाएगा 3x² - 4x। अब देखिए ये भी द्विघात बहुपद है, इसमें अधिकतम घात 2 और 1 है। अधिकतम घात 2 और 1 है। आप समझिए इसका घात कितना है? 2 और 1 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? बड़ा घात कौन है? तो बड़ा घात कौन है? 2 है। तो यानी ये 2 घात का बहुपद है। ये कितने घात का बहुपद है? 2 घात का। एक पद जो है इसका शून्य है। कौन शून्य है? तो अचर शून्य है। कौन सा शून्य है? अचर, यानी x² के पीछे वाला भी है, x के पीछे वाला भी है, और c जो है c के स्थान पर यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी कि वो पद जो है 0 है। तो ये था हमारा द्विघात बहुपद। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात, a डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल 0, जैसे यहाँ पर देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ पर आप देखें b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, इसमें भी इसमें तो नहीं हुआ, इसमें भी है, इसमें भी b 0 है, लेकिन आप किसी में a 0 नहीं लिख सकते हैं। a यदि आप 0 कर दीजिएगा तो यदि वो त्रिघात बहुपद है द्विघात बन जाएगा, द्विघात है तो रैखिक बन जाएगा, ठीक है, रैखिक है तो अचर बन जाएगा। इस तरह से वो जो है पीछे की ओर खिसकता जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती या त्रिघात भी बोला जाता है, त्रिघात बहुपद। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है? जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए जैसे क्या है, जैसे कि पहले इसका व्यापक रूप लिख के दिखा रहा हूँ। व्यापक रूप। दोस्तों व्यापक रूप कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d। a डज नॉट इक्वल 0, जहाँ a b c d, a b c d कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या हैं। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। चलिए अब जैसे से हम आपको समझा रहे हैं, अच्छी तरह से उम्मीद है आप समझ जाएंगे। देखिए क्या होगा? 2x³ + 3x² + 4x + 5। अब यहाँ देखिए कि हमने जो व्यापक रूप लिखा ax³ + bx² + cx + d, तो यहाँ पर देखिए a के जगह पर कितना है? 2, b के जगह पर कितना है? 3। जो x² के पीछे होता है वो b होता है, x³ के पीछे जो होता है वो a होता है, x के पीछे जो होता है वो c होता है। तो यहाँ पर देखिए c बराबर क्या है? 4 है, और जो d होता है वो अचर होता है, तो यहाँ पर d बराबर कितना है? 5 है। तो a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 4 है, d बराबर 5 है। तो अब देखिए इस व्यापक रूप का फॉलो ये कर रहा है। अब जो है यहाँ पर जो लिखा गया कि a b c d जो है वास्तविक संख्या है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। देखो
√3x³ प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो है a जो है √3 है, इसका b जो है वो परिमेय संख्या है, c जो है 5 परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला है, तो इसलिए ये जो है वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय मिलने पर वास्तविक संख्या बनता है। तो अब आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए इस उदाहरण को फिर अच्छा से समझा रहा हूँ। इसमें जो है कोई पद विलुप्त हो गया है। अब देखिए x³ का पद है और x² का नहीं है। x² यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर x के पीछे जो है x के पीछे c है, तो यहाँ पर x तो दिखाई दे रहा अचर है। यानी इसका यदि आप व्यापक रूप के आधार पर अब लिखते हैं तो ऐसे लिखाएगा √3x³ प्लस 0 × x² और प्लस 2x प्लस 5। तब देख रहे हैं x² का गुणांक यहाँ पर शून्य है। x² का गुणांक शून्य है, लेकिन कभी भी जो है x³ का गुणांक यहाँ पर शून्य नहीं होगा, यानी a डज नॉट इक्वल 0। a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। तो ये था हमारा त्रिघाती बहुपद। चलिए अब लेते हैं हम त्रिघाती के बाद चतुर्घाती बहुपद। अब है चतुर्घाती बहुपद। इसको क्या कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डेफिनेशन क्या है? जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। इसका भी व्यापक रूप में लिख के बता रहा हूँ। व्यापक रूप क्या होगा? देखिए ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस क्या होगा? e होगा। ठीक है, ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e होगा। अब चलिए इसके जैसे के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या होगा? 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ पर आप देखिए कि a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 3 है, c के जगह पर 4 है, d के जगह पर 5 है और e के जगह पर क्या है? 7 है। तो ये व्यापक रूप का फॉलो कर रहा है। तो ये जो है चतुर्घाती बहुपद है। एक उदाहरण लिया, दूसरा लेते हैं। जैसे x4 प्लस x³ प्लस 7। तो ये भी चतुर्घात बहुपद है। चतुर्घात बहुपद इसलिए कि इसका अधिकतम घात 4 है। हम अधिकतम घात को देखते हैं, वही बहुपद का घात होता है और उसी के नाम से उसको पढ़ा जाता है। ये नहीं कि ये 4 घात है अधिकतम, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, तो चतुर्घाती त्रिघाती नहीं। अधिकतम घात वाले बहुपद को ही बहुपद का घात करते हैं। तो इस बहुपद का घात 4 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चतुर्घाती बहुपद। इसका नाम क्या पड़ा? चतुर्घाती बहुपद। यानी अधिकतम मान से ही बहुपद का घात कहलाता है और उसे ही उसका नाम दिया जाता है। चलिए और हम एक उदाहरण एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया जाए, सपोज दैट हमने ले लिया √3x⁴। तो ये भी हमारा चतुर्घाती बहुपद है। एक ही पद है, भले ही पदों की संख्या एक है और इसके ए जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये नियम का फॉलो कर रहा है। यानी अधिकतम घात वाले बहुपद को बहुपद का घात करते थे। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना? 4। इसलिए ये जो है चतुर्घाती बहुपद है। और उदाहरण लेते हैं, √3x⁴ माइनस 2/3x। अब देखिए ये भी चतुर्घाती बहुपद है। इसका अधिकतम घात यहाँ पर 4 है और यहाँ पर अधिकतम घात 1 है। तो सबसे बड़ा 4 और 1 में से सबसे बड़ा घात क्या होता है? 4। और ये जो दोनों है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका x का गुणांक परिमेय संख्या है। x⁴ का गुणांक √3 है, तो x का गुणांक जो है 2/3 है।
तो ये है चतुर्घाती बहुपद, इसे चतुर्घाती बहुपद कहेंगे भले पदों की संख्या जो है 2 है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख के दिखा रहा हूँ। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वैसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो एवं वह एक अचर राशि हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर राशि हो एवं वह एक अचर राशि हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। चलिए अब इसका हम जैसे आपको बता रहा हूँ क्या लिखे हैं। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो एवं वह एक अचर राशि हो, जैसे 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, √3 होगा, √4 होगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 0 आप नहीं लिख सकते हैं। अचर बहुपद में आप 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, जैसे 2/3 होगा, -5/3 होगा, √3/2 होगा। तो ये सब क्या है? अचर बहुपद है। इसमें केवल एक ही पद है एवं वह अचर राशि है। ये जितना आप देख रहे हैं ये सब अचर राशि है, इसलिए अचर बहुपद है। लेकिन शून्य को छोड़कर 0 आप नहीं लिख सकते हैं। शून्य को छोड़कर समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया, शून्य को छोड़कर आप यहाँ शून्य नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन भी है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अचर बहुपद, चूँकि वो आगे जो है आपको समझने में सहूलियत होगी। जिस बहुपद का घात जिस बहुपद के चर का घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। आप जैसे लिखेंगे 6, तो ये तो अचर बहुपद है ही, लेकिन इसमें घात कितना है यदि पूछा जाए कि इसका घात कितना है, अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो 0 होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है? 0 होता है। क्यों? तो 6x⁴0। अब आपको पता है 6 का 6 रह गया, और x⁴0 आपको पता है x⁴0 = 1 होता है, तो 6 ही हुआ ना। तो यानी 6 को हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 6x⁴0। यानी ये अचर बहुपद है, और अचर बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर आप पढ़ेंगे अचर बहुपद का घात क्या होता है? 0। तो अचर बहुपद का घात 0 कैसे होता है? तब यहाँ पर आप समझ गए होंगे। जैसे हम √3 लेते हैं उदाहरण में, तो क्या हम लिख सकते हैं? √3x⁴0। तो ये हुआ √3, और x⁴0 का मतलब 1, और √3 × 1 बराबर क्या हो गया? √3। तो इसीलिए जो है अचर बहुपद का घात क्या होता है? 0 होता है। आप इसे भी ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। अचर बहुपद का घात 0 होता है। अचर बहुपद का घात 0 होता
है। क्यों होता है तो वो हम यहाँ पर आपको समझा दिए। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं शून्य बहुपद की ओर। अब हमारा अगला डिफिनेशन है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। तो इसका डिफिनेशन क्या है? जिस बहुपद के सभी चरों के घात शून्य संख्या, जिस बहुपद के सभी चरों के घात शून्य हो, उल्टे लिखा गया, जिस बहुपद के सभी चरों के गुणांक, सभी चरों के गुणांक शून्य होगा, सभी चरों के, सॉरी गलत लिखा रहा है, जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक, सभी पदों के गुणांक शून्य हो। चलिए यहाँ पर भी मिस हुआ, सभी पदों के गुणांक होगा। जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। चलिए इसका जैसे आप देखिए, जैसे इसका क्या होता है। जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 5। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 पद के बहुपद हैं और तीनों पदों में सभी चरों के यानी सभी पदों का गुणांक 0 है। यानी एक्स स्क्वायर का भी गुणांक 0 है, एक्स का भी गुणांक 0 है, 5 का भी गुणांक 0 है। तो यानी ये शून्य बहुपद है, इसलिए ये क्या है? शून्य बहुपद है। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे 3x³ जोड़ 0x स्क्वायर जोड़ 0x जोड़ 0 इंटू 6। यहाँ पर भी देखिए सभी पदों के गुणांक 0 है। ये x³ वाला पद है, इसका गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर वाला पद है 0 है, x वाला पद है 0 है, अचर का पद है वो भी 0 है। तो इसलिए अचर बहुपद, अचर शून्य बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। अब देखिए इसमें भी है कि शून्य बहुपद का घात जो है परिभाषित नहीं होता है। शून्य बहुपद का घात जो है वो अनिर्धार्य होता है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। अनिर्धार्य भी लिखा जाता है, अनिर्धार्य, यानी हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, अनिर्धार्य। अब देखिए यहाँ पर क्यों, अब बताइए कि यदि हम इसको गुना करेंगे 0, इसको गुना करेंगे 0, इसको गुना करेंगे, सारे पद तो 0 हो जाएगा। तो ये कितने घात का बहुपद होगा? 1। दूसरी बात, इसको यदि गुना करेंगे तो इसमें भी तो वही होगा। तो ये कितने घात का बहुपद है? ये कितने घात का बहुपद है? तो ये हमें निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसलिए शून्य बहुपद का घात जो है अपरिभाषित, अनिर्धार्य जो होता है, इसका निर्धारण जो है हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे गुणांक। क्या पढ़ेंगे? गुणांक। बहुपद का गुणांक क्या होगा? बहुपद का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए कि गुणांक किसे कहते हैं हम लोग। गुणांक क्या है? देखिए जैसे सभी पदों में यानी चर, एक होता है चर गुणांक, एक क्या होता है? चर गुणांक। एक क्या होता है? अचर गुणांक। अब दोनों को हम समझा रहे हैं, चर गुणांक और एक होता है अचर गुणांक। जैसे यहाँ पर देखिए एक हम बहुपद लेते हैं x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें जो है सभी पदों का हम अलग अलग गुणांक लिख रहे हैं। तो इसका गुणांक कितना है? तो इसके x³ के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका गुणांक कितना है? 1 है। इसका गुणांक कितना है? 1 है। इसका गुणांक कितना है? तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे कितना है?
4 है। यहाँ पर देखिए इसके पीछे क्या है, इसका भी गुणांक कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये हो गया पदों का गुणांक, ये क्या हो गया, पदों का गुणांक हो गया, यानी चर के पीछे जो लगाते हैं, इसमें तो चर है ही नहीं। ठीक है, इसमें चर है ही नहीं, तो इसमें इसको नहीं देखना है। ठीक है, और यदि देखिएगा तो x पर पावर 0 तब यही गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अचर ये x पर पावर यहाँ पर 0 होगा, जो अभी तुरंत बताएं पीछे, तो यहाँ पर तब यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर के पदों का गुणांक लिखें, एक्स स्क्वायर के पदों का गुणांक लिखें। तो एक्स स्क्वायर के पदों का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर के पदों का गुणांक क्या है, 4 है। अब देखिए, तो ये तो था अचर गुणांक, ये क्या था, ये देख रहे हैं आप, अचर गुणांक है। अब जैसे दूसरा उदाहरण है, दूसरे उदाहरण में आपसे पूछा जाएगा 3x² प्लस 4xy प्लस 5। इस बहुपद में पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब देखिए यहाँ पर यदि चर गुणांक की बात की जाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक में यदि चर गुणांक की बात की जाए, चर गुणांक क्या होगा, तो चर गुणांक इस पर क्या होगा, वही होगा। इसका देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, तो चर गुणांक पूछा जाता है, तो चर तो वही है। और यदि अचर गुणांक पूछा जाता है, अचर गुणांक, तो अब आप देख पा रहे हैं, तो अचर गुणांक हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ अचर संख्या क्या गुना है, तो अचर गुणांक क्या है, 3 है। जैसे 3 है, यहाँ पर 3y भी आप लिख सकते हैं, केवल अचर खाली लिखना है, अचर गुणांक ही कहता है तो अचर ही लिखिए। ठीक है, तो ये चर और अचर है। और यदि ऐसे पूछा जाए, एक्स स्क्वायर का केवल गुणांक पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, चर और अचर कुछ नहीं दिया हुआ रहे, तो आप क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। और यदि आपको y का गुणांक पूछा जाए, y का गुणांक, तो आप क्या लिखेंगे, तो y का गुणांक केवल गुणांक पूछा गया है, तो आप लिखेंगे 3x²। क्या लिखेंगे, 3x²। यानी जिस चर का गुणांक पूछे, ठीक है, चर का गुणांक पूछे, अचर का गुणांक पूछे, तो उसके साथ जो भी चर या अचर गुना में रहता है, उन सारे को आप लिख देंगे, उन सारे को आप लिख देंगे। यदि इसमें से आपको पूछा जाए 4xy पद में, 4xy पद में y का गुणांक, क्या पूछा गया, y का गुणांक, तो अब देखिए y का गुणांक यहाँ पर क्या है, 4x है। ठीक है, यदि केवल चर गुणांक पूछता तो हम x लिखते, y के साथ क्या गुणांक है, x है। यदि x का चर गुणांक पूछा जाता तो x का चर गुणांक क्या है, y है। तो अब आप गुणांक को अच्छी तरह से, लगता है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अब बहुपद का मान, बहुपद का मान, इसका इंग्लिश होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, क्या डिफिनेशन है, किसी बहुपद के चर में कोई संख्या रखकर हल करने से जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है, उसे उस बहुपद का मान कहते हैं। जैसे px बराबर x² प्लस 3x प्लस 4। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा भूल गए थे, px हमारा कहाँ से आ गया, तो बहुपद को px से सूचित करते हैं, px के बराबर ही लिखते हैं हम।
पी एक्स बराबर एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर। अब आप यहाँ पर देखिए क्या लिखे, किसी बहुपद के चर में कोई संख्या रखकर हल करने से जो मान प्राप्त होता है उसे उस बहुपद का मान कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इस बहुपद के चर में कोई संख्या रखी है, तो हमने यहाँ पर जीरो रखा, एक्स के स्थान पर क्या रखा, जीरो। तो जहाँ जहाँ चर एक्स है वहाँ पर जीरो देंगे। जीरो का स्क्वायर 3 गुना जीरो जोड़ 4। अब आप इसको हल करेंगे तो मान कितना आएगा, 4 आएगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब देखिए इसी बहुपद में चर का मान 1 रखिए, तो चर का मान जब 1 रखते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है चर है वहाँ हम 1 बैठाएंगे। 1 का स्क्वायर 3 गुना 1 प्लस 4। और इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 3 का 3, 1 4, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। यानी जब हम बहुपद के चर में संख्या का मान बदलते हैं तो बहुपद का मान भी बदलता जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि चर में यदि हमने मान 0 रखा तो बहुपद का मान 4 आया। जब चर में हमने 1 मान रखा तो हमारा मान कितना आता है, 8 आता है। अब चलिए एक मान और आपको लिख के दिखा रहा हूँ, p-1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 3 गुना -1 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। अब इसे आप जोड़ के देखिए, -1 गुना -1 प्लस 1 हो जाएगा, 3 गुना -1 3 हो जाएगा और जोड़ 1 जोड़ 4, तो 4 1 5, 5 घटा 3 और बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये था हमारा बहुपद का मान। ऐसे ही बहुपद में मान रखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बहुपद के शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद का शून्यक, देखिए ये हिंदी वर्ड जो है शून्यक, इससे पता चल रहा है शून्यक मतलब शून्य, यानी जो शून्य कर दे। तो क्या होगा, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के मान को जो जीरो कर दे वही होगा गलत हो गया, पोलिनोमियल यहाँ पर बदल दिए, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया POLYNOMIAL, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पोलिनोमियल, ठीक है, इसे काट दीजिए। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन मैं लिख के बता रहा हूँ। बहुपद का शून्यक, इसका डेफिनेशन क्या है, किसी बहुपद में चर का वह विशेष मान जो बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य यानी जीरो बना दे, शून्य कर दे, उसे या उस मान को उस बहुपद का मान कहते हैं, उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। चलिए अब इसके जैसे को हम देखते हैं। जैसे px बराबर x प्लस 1, एक मैं साधारण हिसाब लिया हूँ, px बराबर x प्लस 1। अब देखिए चर में आप मान को बैठाते जाइए, ठीक है, चर में मान बैठाते जाइए। देखिए ये कब जीरो होता है, किस मान से ये, किस विशेष मान से ये जीरो होता है। तो चलिए दोस्तों, हम मान बैठाने के लिए तो हम पहले ही सीख चुके हैं, पहले तो मान बैठाने के लिए जानना होगा तभी आप शून्यक निकाल पाएंगे। तो क्या होगा, 0 जोड़ 1 बराबर 1 हो गया। मान रखते हैं 1, x के जगह पर 1, तो क्या होता है 1 जोड़ 1 बराबर क्या होता है 2, p2। तो यहाँ पर आप 2 रखिए, तो 2 जोड़ 1 बराबर क्या हो जाता है 3, p। अब चलिए -1 रखिए। अब क्या रखना है, -1,
तो -1 हमने इसमें रख दिया। तो -1 रखते हैं तो -1 + 1 बराबर 0। तो यही जो है शून्यक किया, कौन सा मान बहुपद को शून्यक किया, तो p-1। तो यानी कि इसका शून्यक क्या हो जाएगा, -1, यानी x का वैसा मान, चर का वैसा मान, तो चर में कौन सा मान रखा गया, -1। तो इसका शून्यक क्या हो गया, शून्यक बराबर क्या हो गया, -1। ठीक है, तो ये होगा बहुपद का शून्यक। अब देखिए दूसरा उदाहरण भी हम लेते हैं। p बराबर x + 2, x² + 2 देते हैं, x² + 2 है। अब देखिए यहाँ पर मान बैठाना है px, तो px यानी p 0 बराबर, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर + 2 तो हो जाएगा 2। अब देखिए p 1 ले लीजिए, तो 1 लेने के बाद क्या होगा, 1 का स्क्वायर + 2 यानी 1 × 1 1 + 2 कितना हो जाएगा। अब ले लीजिए -2 + 2, तो +2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 + 2 6 हो जाएगा। अब देखिए p√2 ले लीजिए, p√2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर + 2, √2 × 2 2 + 2 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यानी कि इसको कोई भी ऐसा मान नहीं नज़र आ रहा है जो इसे शून्य कर पाएगा। ठीक है, यानी कोई ऐसा मान नहीं है जो इसको शून्य कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण लेते हैं। px बराबर x² - 4 लेते हैं। अब देखिए इसका हम शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए p0 बराबर क्या होगा, 0 का स्क्वायर -4 तो कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर -4, 1 × 1 1 1 में 4 गया, -3। अब लेते हैं 2 तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -4 तो क्या होगा, 4 घटा 4 बराबर 0। अब हम लेते हैं p-2 तो क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर -4 -2 × -2 +4 घटा 4 बराबर 0। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गो शून्यक हो गया। कितना शून्यक हो गया, इसमें 2 शून्यक हो गया, एक कितना हो गया, +2 और एक कितना हो गया, -2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शून्यक हो गया इसमें, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें कितने शून्यक हो गया, कोई शून्यक नहीं, इसमें कोई शून्यक नहीं निकला, कोई शून्यक ना निकला और ना निकलेगा, कोई शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप शून्यक के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे कि किसी बहुपद में एक शून्यक आया, ये रैखिक बहुपद है, एक शून्यक आया। द्विघात बहुपद है, इसमें कोई शून्यक नहीं हुआ। फिर यहाँ पर भी ये अंतिम हिसाब जो हमारा द्विघात बहुपद ही है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अब हम अगले दिन पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक निकालने के लिए 2 विधियाँ, एक होगा यानी ग्राफीय विधि और एक होगा अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, दोनों विधि से हम शून्यक निकालने के लिए अगले दिन पढ़ेंगे। फिर आज आप लोगों से विदा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आप लोगों को समझ में आता हो, लगे कि हम कुछ समझ रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।